दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जैसे जानते हैं पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें, लगातार भारतीय विदेश नीति को लेकर तमाम चुनौतियां भी महसूस होती हैं और लगातार विदेश नीति पर सवाल भी उठते हैं कि भारत आखिरकार किस तरह की विदेश नीति को अप्लाई कर रहा है। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, उसमें भारत का क्या रोल रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन से दोनों से संबंध भारत के रहे। उसी प्रकार वर्तमान में ईरान और इसराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसको लेकर भी भारत का जो स्टैंड है, उस पर भी भारत के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ़ा उसका जो स्टैंड है, वो इज़राइल के पक्ष में ज़्यादा झुकता दिखाई देता है। जबकि भारतीय पॉलिसी ऐसी कभी नहीं रही है। ईरान, इज़राइल दोनों से उनके बड़े पुराने ऐतिहासिक संबंध रहे। ईरान से खास तौर से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध ईरान के साथ भारत के लगातार रहे हैं। और भारत-पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात जैसे डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका सामने आई, जिस तरह से वह लगातार दावा करते हैं, उस पे भी भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी लगातार बनी हुई है। तो तमाम सवाल भारतीय विदेश नीति को लेकर, भारतीय विदेश किस तरह की पॉलिसी को लगातार वे अमली जामा पहना रहे हैं, उस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। इन सब बातों में चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक मामलों के जानकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ प्रयागराज से सुनील शुक्ला जी जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो क्या लगता है आपको, वर्तमान चुनौतियाँ भारतीय विदेश नीति में जिस तरह से सामने आ रही हैं और लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि भारत का जो स्टैंड है, वह मतलब ऐसा नहीं है कि जो जैसे ईरान से हमारे पुराने संबंध रहे हैं, बड़े ऐतिहासिक संबंध है ईरान के साथ, इज़राइल के साथ भी बड़े सामरिक दृष्टिकोण से संबंध भारत के रहे हैं। लेकिन जो बैलेंसिंग वाली जो स्थिति होनी चाहिए, जो संतुलन बना के चलना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं क्वेश्चन लगातार उठ रहे हैं। इसके पीछे कौन से ऐसे कारण देख पाते हैं आप, जो संतुलन वाली जो स्थिति है, उसमें कहीं न कहीं क्या चूक रहा है भारत, क्या लगता है? धन्यवाद प्रशांत जी। ये बिल्कुल इस समय जो इजराइल और ईरान का संघर्ष है, उसमें भारत की विदेश नीति को लेकर के या भारत भारत के स्टैंड को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह की आशंका है। भारत कभी भी दुनिया के विभिन्न घटनाओं पर कभी इतनी इस तरह से चुप्पी नहीं साधे रहा हो। और यह ऐसा खाड़ी का यह मसला तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाड़ी के देशों के साथ और इजराइल के साथ भी भारत के कई तरह के हित जुड़े हुए हैं। इसमें आर्थिक हित भी है, रणनीतिक हित भी है, अ, लोगों के बीच जो आपसी संपर्क है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, वो उसमें बड़े पैमाने पर है। तो ऐसे में इस युद्ध के मौके पर, इस संघर्ष के मौके पर भारत की चुप्पी निश्चित रूप से लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा करती है। भारत खाड़ी के मामलों में हमेशा हस्तक्षेप करता रहा और वह अपनी बात बड़ी ताकत के साथ कहता भी रहा है। इस खाड़ी का एक सबसे बड़ा मसला आज तक भी जो बहुत बड़ा मसला है, वो फिलिस्तीन का मुद्दा है। उस पर भी भारत बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात कहता रहा है और इजराइल से अपने संबंधों के बावजूद भी वह फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा रहा है। वो कहता रहा है कि इजराइल के फिलिस्तीनियों को उनकी जगह मिलनी चाहिए और इजराइल अपनी सीमा में रहे, उसका अतिक्रमण या उसका विस्तार ये उचित नहीं है। लेकिन अब जब यह इतना बड़ा संघर्ष शुरू हो गया और अगर यह संघर्ष बढ़ता है, जिसकी बहुत आशंका दिखाई पड़ रही है, तो भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां पैदा हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ा संकट हो जाएगा ऊर्जा का संकट। भारत अपना बहुत जो ऊर्जा संबंधी जरूरतें हैं, तेल संबंधी जरूरतें हैं, वह इन्हीं खाड़ी देशों के साथ उसकी आपूर्ति होती है और उसमें से ढेर सारा, बल्कि अधिकांश कह सकते हैं आप, जो जल डबरू मध्य मार्ग है समुद्र का, उससे निकल के आता है, उसी से गुजरता है। उसे पूरी तरह से ईरान का कब्जा है। अगर ईरान ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया आवाजाही पर, तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, न केवल भारत बल्कि दुनिया के लिए भी। ऐसे में भारत का न बोलना लोगों के मन में आश्चर्य पैदा करता है। ईरान के साथ इसके बड़े पुराने संबंध है, बहुत बड़ा आर्थिक संबंध है। भारत उन 5 प्रमुख देशों में शामिल है जिससे ईरान का व्यापार बहुत ज्यादा है। बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक इन खाड़ी देशों में और ईरान में काम करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं या अन्य गतिविधियों के लिए जाते हैं। लेकिन भारत इस पूरे मसले पर चुप है। वजह मैं ये मानता हूं कि भारत ने अपनी जो इसका एक सॉफ्ट पावर है उसको खोया है। भारत एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता रहा है जो बहुलतावादी है, बहुधर्मी है, विविधता भरा हुआ देश है,
लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है, मानवीय मूल्यों में विश्वास करता है, मानवाधिकार के प्रति प्रतिबद्ध है। तमाम तरह की धारणाएं दुनिया के तमाम देशों में भारत के बारे में रही हैं। हाल के वर्षों में इन सभी पक्षों पर, भारत के इन सभी पक्षों पर सवाल पैदा हुआ और जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आती रहे विभिन्न एजेंसियों के, उसको में भी भारत का दर्जा नीचे नीचे गिरता चला गया। तरह तरह के सवाल पैदा हुए और हमारी सरकार ने उन उन सवालों पे कोई जवाब देने के बजाय उन उन, उन रिपोर्ट्स को ही खारिज करती रही। तो अगर जिन ताकत की वजह से, जिस नैतिक मूल्यों के कारण से, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था के कारण बहुलता और विविधता को स्वीकार करने वाले देश के नाते आपकी जो सॉफ्ट पावर है, दुनिया में लोग आपकी बात सुनी जाती रही, अगर वह पक्ष आपका कमजोर होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर आप अपनी बात उतनी ताकत के साथ नहीं कर पाएंगे और नहीं उतनी ताकत से बात सुनी जाएगी। सच के साथ खड़ा होना, विस्तारवादी ताकतों के खिलाफ खड़ा होना, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ा होना, लोगों की आजादी की लड़ाई में के लिए लड़ रहे लोगों के साथ खड़ा होना, यह आपको ताकतवर बनाता है। अगर इन मुद्दों पर आपकी चुप्पी होती है तो निश्चित सी बात है कि दुनिया के तमाम देश आपको उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे जिस गंभीरता के लिए आप जाने जाते रहे। इस मुद्दे पर भारत की चुप्पी निश्चित रूप से लोगों के मन में सवाल पैदा कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब भारत भूमिका अदा करने की स्थिति में नहीं है। भारत के साथ दोनों देशों के संबंध है और गहरे संबंध है। कोई ऐसा नहीं कि बस बहुत ही प्रभावी और बहुत दीर्घकालिक संबंध है दोनों देशों के साथ। भारत इस संघर्ष को रोकने में, इसके विभीषिका को कम करने में, दोनों देशों को शांति वार्ता के लिए तैयार करने में बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन भारत की चुप्पी कई लोगों को निराश करती है और उन भारतीय नागरिकों को भी निराश करती है जो भारत की विदेश नीति को एक ताकतवर देश की नीति के रूप में देखते रहे। जी जी जी, जैसा आपने कहा कि भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है दोनों देशों में शांति वार्ता के लिए भी, तमाम तरह की शांति को स्थापित करने के लिए। लेकिन ऐसे क्या कारण है कि भारत का जो संतुलन, जैसा आपने पूरे विषय को बताया कि कहीं ना कहीं निराशा लोगों को हो रही है कि भारतीय विदेश नीति उस तरह से प्रभावी रूप से अमल नहीं कर रही है अपनी चीजों पर। क्या भारत की अंदरूनी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति बनाई जा रही है कि जिस तरह से इसराइल को लेकर एक पलड़ा झुका दिखाई देता है, और सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं तमाम तरह के ऐसे ट्विटर अकाउंट हैं या दूसरे तरह के ऐसे इसराइल के पक्ष में बातें कर रहे हैं। तो भारतीय जो अंदरूनी राजनीति है, भारतीय पॉलिटिक्स है, क्या उसका असर विदेश नीति पर पड़ रहा है? जबकि पहले अगर मैं समझता हूँ कि शायद पहले विदेश नीति पर भारत की अंदरूनी राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। विदेश नीति अपनी एक अलग से पूरा अपने नियम कायदे जो तमाम देशों के साथ उनके संबंध होते थे, कैसे मैनेज करने, उससे अंदरूनी राजनीति में अलग रखते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या अंदरूनी राजनीति विदेश नीति पर हावी हो गई है? क्या लगता है आपको? अपने आंतरिक राजनीति में अपने दलीय हितों को या अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रख करके जब विदेश नीति चलाने का प्रयास करते हैं तो फिर विदेश नीति कमजोर होती है। भारतीय जनता पार्टी एक दक्षिणपंथी पार्टी के रूप में जानी जाती रही है। अल्पसंख्यकों के प्रति इसके रवैये को लेकर के सभी वाकिफ हैं। तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। इस पार्टी के समर्थक लोग भी जो अरब देश हैं या खाड़ी देश हैं उनको मुस्लिम देशों के रूप में संबोधित करते रहे हैं। तो एक अलग तरह की धारणा बन गई है। और जब आप इस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर आपकी भूमिका को लेकर के लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। आप याद कीजिए कि जब नूपुर शर्मा का बयान आया था जिसमें पूरा का पूरा मुस्लिम जगत प्रभावित हुआ था, किस तरह की प्रतिक्रिया हुई थी। और इन देशों का ही दबाव था कि भारतीय जनता पार्टी को नूपुर शर्मा को अपने पद से हटाना पड़ा था। और आज नूपुर शर्मा कहाँ है, हम कम से कम मुझे जानकारी नहीं है, आपको जानकारी हो तो मैं नहीं कर सकता। तो आप इन देशों की ताकत से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इन देशों के साथ दूरी बना करके अगर आप राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश करेंगे तो उसका असर आके विदेश नीति पर ही पड़ेगा। क्योंकि वह देश आपकी गतिविधियों से, आपकी सोच से, आपके तौर तरीकों से, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिशों से परिचित है। वो जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो उपस्थिति आपको दर्ज करनी है, वह उपस्थिति आप
समेकित रूप से अपनी बात कह करके ही हासिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अपने ही नागरिकों को अलग अलग निगाह से देख करके आप अपने प्रभावकारी असर को नहीं छोड़ सकते। भारत की एक साख रही है, और इसीलिए आप देखेंगे कि भारत की आज़ादी के बाद से ही, कुछ ही समय के बाद से ही तमाम देशों के साथ सहयोग की संधि हुए, जिसमें ईरान भी शामिल है, कि लोग भारत को एक मजबूत सॉफ्ट पावर मानते रहे, सॉफ्ट पावर के रूप में देखा कि भारत किसी भी उस द्वितीय युद्ध के बाद जो कोल्ड वार की स्थिति बनी, शीत युद्ध की स्थिति बनी, भारत किसी के पक्ष में नहीं गया। वह एक गुटनिरपेक्ष देश के रूप में अपने आप को स्थापित किया और ढेर सारे देशों को उस आंदोलन के साथ जोड़ा। वह जो उसकी एक ताकत रही है, वह ताकत आज कमजोर होती हुई दिखती है लोगों को। लोगों को लगता है कि भारत अपनी दुनिया के तमाम मसलों पर उतनी मजबूती के साथ अपनी बातें नहीं रख पा रहा है या रख रहा है जो जिसके लिए वो जाना जाता है। और हाल का घटनाक्रम भी है, इजराइल के युद्ध को लेकर के जो संघाई सहयोग संगठन का इस बयान आया, उससे भारत की दूरी, ये लोगों के मन में सवाल पैदा किए कि इजराइल की आलोचना करने के लिए अगर हम तैयार नहीं है, जो एक आज की तारीख में एक आक्रांता देश है, हमलावर देश है, उसने हमला किया है। अगर आप उस विषय पर चुप हो जाते हैं तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है कि आखिर क्यों, किनके दबाव में आप हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने जा रहा था, पारित हुआ, उस प्रस्ताव में भारत का अनुपस्थित हो जाना लोगों के मन में सवाल पैदा किया कि आखिर ऐसी क्यों, ये स्थिति क्यों हो गई। भारत के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ के आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता पाकिस्तान को सौंप दिया जाना, ये कुछ ऐसे घटनाक्रम है जो भारतीय राजनीति को, भारतीय डिप्लोमेसी को, जिन आधार पर भारतीय डिप्लोमेसी को कमजोर मानने लगे। और अभी हाल का जो घटनाक्रम हुआ, जिसमें फील्ड मार्शल मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने यहाँ भोज में बुला लिया, यह तथ्य है कि किसी भी सेनाध्यक्ष को, पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष को सेनाध्यक्ष के रूप में अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने आमंत्रित नहीं किया था, किसी को, चाहे परवेज मुशर्रफ रहे हो और चाहे जियाउल हक रहे हो और चाहे अयूब खान रहे हो। जब तक ये लोग सेना के पदों पे थे, किसी राष्ट्रपति ने उनसे मिलने की कोशिश नहीं की, कभी नहीं बुलाया। यह भारतीय राजनयिक की, भारतीय डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी सफलता रही है। लेकिन उसी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने यहाँ भोज पे आमंत्रित किया। यह हमारी कमजोरी का द्योतक है, हम रोक नहीं पाए। जिस राजनीति के हम लोग जाने जाते रहे हैं, उस राजनीति को हम प्रभावी तरीके से रख नहीं पाए। दुनिया के तमाम देशों के बीच में पाकिस्तान को आतंकवादी देश, आतंकवाद को प्रश्रय देने वाला देश, आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश के रूप में हम निरूपित करते रहे और दुनिया इसको मानती रही है। संयुक्त राष्ट्र के सूची में इसको ग्रे कंट्री के रूप में रखा गया। अमेरिका के आज के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब या ये पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश मानते रहे, कहते रहे, और आज वो पाकिस्तान और भारत को एक तराजू पर रख करके देख रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान कहा जाने लगा। यह जो स्थिति बन गई, वह हमारी राजनयिक स्थिति को कमजोर बनाती है। और ये मेरा अपना मानना है कि आप इसलिए आप कमजोर होते चले गए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बहुत सफाई के साथ और मजबूती के साथ अपनी बात करने में हम हिचकते रहे। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को लेकर के देश के भीतर सरकार का गौरवगान करने की कोशिश की गई। दुनिया में जाकर के विभिन्न देशों में इंडियन डायस्पोरा के संबोधन के नाम पर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे और जिसमें अंदरूनी राजनीति की चर्चा की जाने लगी। ये तमाम ऐसी गतिविधियां रही जिससे दुनिया के पैमाने पर हमारी जो साख थी, जो प्रतिष्ठा थी, जो ताकत थी, मेरा मानना है कि वो कमजोर हुई है।
विदेश नीति और घरेलू नीति को आप एक साथ नहीं मिला सकते, नहीं मिलाना चाहिए। विदेश नीति है और वह विदेश नीति भारतीय राष्ट्रीय हितों के अनुकूल हमेशा रहती है। उसमें राजनीतिक हित, दलीय हित कभी भी ध्यान में नहीं रखा गया। और अगर आप दलीय हित को प्रमुखता देने लगेंगे तो निश्चित रूप से यह है कि फिर जो डिप्लोमेसी की शास्त्रीयता है वो प्रभावित होती है। आप उसमें विदेश नीति की सफलता के लिए, दुनिया के पैमाने पर देश की साख बढ़ाए रखने के लिए, विश्वसनीयता बढ़ाए रखने के लिए विपक्षियों का सहयोग लिया जाता है। हर देश लेते हैं, हम भी लेते रहे। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी विपक्ष के उन नेताओं को विदेशों में भेजा गया जो घोर विरोधी थे उन तत्कालीन सरकारों के। जब प्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये तमाम लोगों के उदाहरण आपके सामने हैं। एनडीए सरकार में सोनिया गांधी को भेजा गया एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भेजा। हम और आज की सरकार क्या करती है कि वह केवल और केवल विपक्ष की आलोचना करती है और फॉरेन सॉइल में, विदेशों में जाकर के वो करती है। अभी जो संयुक्त संसदीय प्रतिनिधिमंडल भी भेजा गया उसमें भी सत्तारूढ़ दल के लोगों ने कांग्रेस पे हमले किए, विदेश से बैठ करके हमले किए। यह जो आपके काम करने का तरीका होता है वो आपको कमजोर करता है। राष्ट्रीय मसलों पर एक स्वर में बात करने की आवश्यकता होती है, चाहे देश में चाहे देश के बाहर। अगर इस परंपरा को, इस स्थापित नियम की अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और भारत उसी दौर से गुजर रहा है। जी 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 जी। मतलब जैसा आपने कहा कि जो अपने जो पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष मुनीर का जो ट्रंप ने आमंत्रण दिया, उन्हें लंच पे उन्होंने आमंत्रित किया, तो एक तरह से देखा जाए तो पहलगाम के सीधे सीधे मास्टरमाइंड जनरल मुनीर ही है, पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष है। और एक तरह से अपराधी हमारे देश की नजर अगर माने जाए कि पहलगाम की जो घटना घटी है उसके पीछे सीधा सीधा उनका पूरा दिमाग था, पूरा उनका हाथ था। ऐसे में एक आतंकी देश के सेनाध्यक्ष को अमेरिका द्वारा राष्ट्र रेयर केस है कि ऐसा कभी सेनाध्यक्ष को नहीं बुलाया अमेरिका के अंदर। देखिए भारत ने उसका विरोध कहीं भी नहीं जताया, कहीं भी ऐसा भारत की तरफ से ऐसा कोई आपत्ति नहीं जताई, कोई विरोध नहीं जताया गया अमेरिका से या कर क्या रहे कि ऐसे आतंकी पोषित करने वाला, आतंक पोषित करने वाले सेनाध्यक्ष को बुला रहे हैं। एक तरह से आतंकी है वो मुनीर। तो इसके पीछे कौन से ऐसे कारण थे कि भारत की चुप्पी बनी रही और उसने उस पर विरोध भी नहीं जताया? क्या लगता है? यही तो लोगों की समझ से परे है कि आखिर ऐसी बात, ऐसे वक्तव्यों का, ऐसी गतिविधियों का, पाकिस्तान या अमेरिका की ऐसी गतिविधियों का, बयानों का भारत गंभीरता से, मजबूती के साथ प्रतिकार क्यों नहीं कर रहा? भारत अपने द्विपक्षीय मसलों में कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं किया, आजादी काल से लेकर के हाल के वर्षों तक कभी नहीं किया, और इसकी घोषित नीति रही है। यह जो अभी पुलवामा के बाद जो एक सैनिक संघर्ष हुआ, उसके सैनिक युद्ध विराम को लेकर के जो बयान दिया अमेरिकी राष्ट्रपति ने, हमने कभी उसका खंडन नहीं किया। हमको नाम लेके कहना चाहिए था कि जो ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं वो गलत है, और ट्रंप के बयान का खंडन कोई प्रवक्ता या कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसको विदेश मंत्री जी कर सकते हैं, उसको प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, और ये दोनों के दोनों लोग चुप रहे। उनको नाम लेकर कहना चाहिए नहीं हम कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते, और जो ट्रंप बयान दे रहे हैं वो गलत है। आप कहते रहे हैं कि हम द्विपक्षीय मामलों में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से बयान का खंडन किया जाता है कि मिस्टर ट्रंप जो बयान दे रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बयान दे रहा है, वो पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद, वो हम नहीं कर पा रहे। और ट्रंप ने यह बात एक दो बार नहीं कही है, 15 बार कही, लगातार कही। और जब मौका आता, अभी हाल में जब मौका आया तब उन्होंने कह दिया। इजराइल और ईरान के युद्ध के संदर्भ में भी उन्होंने बात कह दी कि जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता करके हमने युद्ध खत्म कराया, शांति वार्ता कराई, उस तरह से इन दोनों देशों को भी आना पड़ेगा, ये बात उन्होंने कही। तो क्यों ऐसा हो रहा है? यह तो जो विदेश नीति को जानने वाले लोग हैं उनके भी समझ के बाहर। कौन सा ऐसे कारण है जिससे हम अमेरिका का विरोध नहीं कर पा रहे?
अमेरिका के प्रति हम इतना झुके हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? भारत की नीति कभी नहीं रही। अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं भारत के, बहुत गहरे संबंध रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। कभी हमने ऐसा नहीं था कि उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप हमारी लीडरशिप में कोई हस्तक्षेप रहा। लेकिन इस तरह की जो चुप्पी है, इस तरह का जो मौन है, यह लोगों के मन में संदेह पैदा करता है। और इस चुप्पी से निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपकी साख गिरी है, आपकी विश्वसनीयता गिरी है, आपकी ताकत को लेकर के जो घड़ा बनी हुई थी वो कमजोर हुई। और जिन जिन कारणों से, जिन सॉफ्ट पावर से पाकिस्तान को दुनिया के पैमाने पर हम घेरने में सफल होते रहे हैं, उसमें कमी आई है। और यह एक चिंताजनक सवाल है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वास्तव में बड़ा प्रश्न तो है कि आखिरकार भारत की चुप्पी क्यों बरकरार है, ट्रंप का विरोध मतलब प्रधानमंत्री स्वयं क्यों नहीं कर रहे हैं इस बात का। हालांकि अभी जो अमेरिका कनाडा दौरे पे गए थे प्रधानमंत्री, तो विदेश सचिव जो प्रवक्ता है हमारे विदेश सेक्रेटरी मिश्री जी, उन्होंने बयान दिया कि उनके फोन पे वार्तालाप हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने खुद नहीं कहा कि ऐसा कुछ हमारा वार्तालाप हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें भारत की, कि जिस तरह से अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें, उस समय ना आर्थिक रूप से भारत इतना शक्तिशाली था, ना सामरिक दृष्टिकोण से, लेकिन उसके बावजूद गुट निरपेक्ष आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया, लीडरशिप की। ऐसे में वर्तमान समय के अंदर क्या नेहरू काल से लेकर जो विदेश नीति चली आ रही थी, क्या उसी को दोबारा से उसकी जो पूरी विदेश नीति को उसी अपनाने की बात है, या जिस तरह से मोदी जी ने पूरे विदेश नीति को बदलाव किया उसमें उसमें क्या उन्हें मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, जो जो परंपरागत विदेश नीति रही है देश की, वही देश के पक्ष में। अगर आप खेमेबाजी के में पढ़ेंगे तो नुकसान है। हमारे राष्ट्र नायकों ने इसीलिए किसी खेमे का साथ स्वीकार नहीं किया, सबके साथ उसके संबंध रहे, किसी से संबंध दूरी नहीं बनाई और किसी की कीमत पर किसी के साथ संबंध नहीं रखा। लेकिन किसी के साथ वो खड़े हैं उनके राजनीतिक हितों के लिए, वो कभी नहीं भारत की नीति नहीं रही। दूसरी चीज है कि दो तरह, जो ये कहा जाता है ना कि अगर आप आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं, आप एक शक्तिशाली देश है, आपकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, रणनीतिक रूप से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपके लोग तमाम देश आप उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, एक बहुत युद्ध सामग्री तैयार करने के लिए, हथियारों के उत्पादन के लिए आपकी ताकत बनी हुई, एक ताकत ये होती है। और एक सॉफ्ट पावर होती है, वह आपकी उस आचरण से बनती है जो एक नैतिकता के नियम है, जो मानवता के साथ खड़े होते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, जो अपने नागरिकों के प्रति एक जो उनका व्यवहार होना चाहिए, वह बहुत ही खुलेपन का व्यवहार जिसके लिए जो आवश्यक है। एक तमाम कारणों से आप एक सॉफ्ट पावर के रूप में आपकी पहचान बनती है। जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थिति बनी तो दुनिया के पैमाने पर भारत सॉफ्ट पावर थी, पहचान थी। जवाहरलाल नेहरू को एक ऐसे नेता के रूप में पहचान मिली जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है, जो सहअस्तित्व में विश्वास करता है, जो दुनिया के साथ मिलकर के आगे बढ़ने की बात करता है, अपने नागरिकों के बीच और दुनिया के नागरिकों के बीच में किस तरह का भेदभाव नहीं करता, और एक जो शुचिता होनी चाहिए सार्वजनिक जीवन में, उसके प्रति प्रतिबद्ध नेता के रूप में उनको माना गया। और परिणाम क्या हुआ कि नेहरू जी के साथ साथ तत्कालीन यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, मिस्र के कर्नल नासिर, ऐसे बड़े नेता शामिल हुए। और तमाम उस दौर के जो बड़े नेता थे दुनिया में, उन सभी ने इस पहल को स्वीकार किया, चाहे जूलियस nyerere रहे हों, चाहे अन्य जो लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी को लेकर के संघर्ष करने वाले दुनिया के विभिन्न कोने के जो नेता रहे, सबने इस पहल को स्वीकार किया और उसको मान्यता दी। बड़ी संख्या में देश शामिल हुए उस पूरे के पूरे आंदोलन में, और वो देश दुनिया के उन सभी देशों की खिलाफत करते नजर आए, उनके खिलाफ बयान देते नजर आए जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है, मूल्य है, परंपराएं हैं, उसका उल्लंघन करते हुए जो दिखाई पड़ा। बोलते रहे। भारत की एक पहचान निरस्त्रीकरण के रूप में रही, मतलब परमाणु आयुध नहीं होने चाहिए दुनिया में, इस बात का समर्थक देश के रूप में इसको माना गया।
सवाल इस बात का है ना कि अगर आप आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है तो कम से कम एक सॉफ्ट पावर के रूप में आपकी पहचान हो, और वो सॉफ्ट पावर मूल्यों और आदर्शों के आधार पर ही आप हासिल कर सकते हैं, दूसरा कोई जरिया नहीं है। और मूल्यों और आदर्शों पे चलने के लिए अपनी पूरी राजनीति, कूटनीति और गवर्नेंस को चलाने के लिए आपको दलीय हितों से ऊपर उठना होता है, राजनीतिक हितों से ऊपर उठना होता है। उस कार्यशैली को अपना करके ही भारत दुनिया के पैमाने पर अपना असर छोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि भारत कोई खारिज होने वाला देश है। दुनिया भारत के महत्व को इनकार नहीं कर सकती। बहुत बड़ा देश है, जो बार बार कहा जाता है कि बहुत बड़ा बाजार है भारत। ये कहा जाता है कि भारत के पास मानव संसाधन बहुत है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इसकी अनदेखी कर ले, लेकिन इस अपने तमाम गुणों के कारण जो दुनिया में असर होना चाहिए, उस असर को पाने के लिए या बनाए रखने के लिए जो हमारी परंपरागत नीति रही है उस पर ही चलना होगा। किसी के साथ खड़े होकर के आप अपनी ताकत को बटोर नहीं सकते। आज अमेरिका के साथ क्या हो रहा है? अमेरिका अगर इजराइल के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है तो रूस से विरोध कर रहा है, चाइना भी विरोध कर रहा है, तमाम देश विरोध कर रहे हैं। अरब देशों में अमेरिका को लेकर के नाराजगी है, उन देशों में भी नाराजगी है जिनको अमेरिका खुले रूप से सहयोग करता रहा है। तो आपका किसी के एक पक्ष में खड़े हो जाने पर आपकी ताकत घट जाती है, आपकी जो स्वीकृति होती है उसमें संदेह पैदा होता है। भारत को एक तटस्थ देश के रूप में जो अपनी साख बनाई थी, उस साख को वापस पाने की आवश्यकता है, और सॉफ्ट पावर के रूप में भारत अपनी उस ताकत को बनाए रख सकता है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो हमारी विदेश नीति है उससे बदलाव लाना पड़ेगा। जो हम किसी एक खेमे के साथ बदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो उचित नहीं है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमको खुल करके फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना पड़ेगा, भले हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध हो, क्योंकि फिलिस्तीन का संबंध किसी समूह का समर्थन नहीं है। एक समूह को उनको उनके देश देने का, एक उनको उनके मांग का समर्थन करना है, मानवाधिकार का समर्थन करना है, लोकतंत्र का समर्थन करना है, और विस्थापित किए जा रहे हैं अपने ही देश से विस्थापित किए जा रहे हैं लोगों के खिलाफ खड़ा होने का एक वो पहचान है। तो अगर आप इन मुद्दों पर एक साथ नहीं खड़े होंगे तो निश्चित रूप से दुनिया के मंच पर जो आपकी ताकत रहेगी वो घटेगी, उसको बरकरार नहीं रख सकते हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक कहा कि तमाम तरह के तथ्यों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसके अनुसार ही विदेश नीति को भी बनाना भी चाहिए। अच्छा, कार्यक्रम अंत में आते हैं, 2-3 विषय इसमें जोड़ते हैं कि जैसे कि व्यक्तिगत इवेंट को लेकर पूरा जिस तरह से पूरा एक देखा हमने पिछले कुछ सालों में कि पूरा आभामंडल स्थल तैयार किया गया। तमाम विदेशी गाइडों के साथ सार्वजनिक रूप स्थलों पर उनके साथ फोटो शूट, वीडियो शूट, इस तरह के तमाम ऐसे इवेंट हमने देखे विदेश नीति के मामले में। और सभी को प्रधानमंत्री जी भी बड़े अच्छे से उनके संबंध भी रहे हैं, सबसे राष्ट्रों से बड़े आत्मीयता उनका मेल मिलाप होता है, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो बड़े ऐसे अच्छे लगते हैं फोटो शूट सारे की इतना आत्मीयता बड़े राष्ट्राध्यक्ष के बीच में है और होना भी चाहिए, संबंध अच्छे बनते हैं इससे। लेकिन अगर विदेश नीति के स्तर पर देखें, जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें कोई भी राष्ट्र हमारे देश के साथ खड़ा नहीं हुआ, किसी ने भी हमारे पक्ष में अपनी आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी आतंक के खिलाफ नहीं बोला। और अमेरिका तो लगातार, डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार पाकिस्तान को हमारे समकक्ष खड़ा करने की कोशिश लगातार वह कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जब कल नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा में थे और उन्होंने वहां पे रैली में कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का न्योता मैंने स्वीकार नहीं किया कि मुझे उड़ीसा में आना था, भगवान जगन्नाथ की धरती पर आना था। तो ऐसे कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी विदेशी नेता के बारे में किसी सभा में ऐसा नहीं कहा होगा जो प्रधानमंत्री से कल कहा कि चाहे उन्होंने एक न्योता ठुकराया, लेकिन किसी भी हमारे, मैं समझता हूँ किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने चुनावी संबोधन में या किसी रैली में इस तरह का कोई संबोधन किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के लिए नहीं दिया होगा। तो क्या लगता है आपको तमाम तरह के जो इफेक्ट बटे विदेशी नीति के ऊपर, इवेंट्स को लेकर हो चाहे इस तरह के आयोजन के ऊपर हो, कि उसमें क्या लगता है आपको भारत की विदेश नीति पर वास्तव में इस समय का दौर है जिस समय उन्हें चिंतन गंभीरता से करना चाहिए और बाहर के तमाम विपक्षी नेताओं के साथ भी बैठना चाहिए कि हम अपनी विदेश नीति को कैसे मजबूत कर सकें, कैसे सुदृढ़ कर सकें? क्या लगता है आपको? किसी भी लोकतांत्रिक देश में आमतौर पर विदेश नीति
और सेना की गतिविधियों के नाम पर राजनीति नहीं की जाती है। कोई इसका उल्लेख नहीं करता। मुझे नहीं याद है कि अतीत में भी भारत में कभी इस तरह के दृश्य उपस्थित हुए। आज जो जिस तरह की सरकार, आज की सरकार जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है, यह बहुत उचित नहीं कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उनको उड़ीसा आना था, इसलिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का न्योता स्वीकार नहीं किया, तो क्या वो वहां से लौटे हैं, कनाडा से लौटे हैं या क्रोएशिया से लौटे तो सीधे उड़ीसा चले गए? ये देश के लोग देख नहीं रहे हैं। भाई क्रोएशिया से लौटे, आप दिल्ली में रहे, दिल्ली से पहले आप बिहार गए, उसके बाद उड़ीसा है। तो ऐसा तो नहीं था ना कि आप नहीं क्रोएशिया से उड़ेंगे और सीधे उड़ीसा में उतर जाएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इस तरह के बयानों से आप कुछ हासिल नहीं करते हैं। एक चर्चा भले उसके आप होने लगे लोगों के बीच में। सवाल यह है कि अगर आप विदेश गए हैं तो विदेश में भारतीय नागरिकों के हित में क्या हासिल हुआ, इसकी जानकारी आपको देनी चाहिए। हमने क्या पाया, हम कितनी दूर आगे गए, ये तो प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं किया। जो विदेश राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के जो मानक होते थे, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने कभी सरकार ने नहीं माना। प्रधानमंत्री के यानी विशिष्ट लोगों के दौरों के दौरान मंत्रियों का समूह जाता था, सांसदों का समूह जाता था, उसमें सत्तारूढ़ दल के लोग भी होते थे और विपक्षी दल के लोग भी होते थे। ये मीडिया जगह से जुड़े हुए लोग जाते थे। सब प्रधानमंत्री जी ने ऊपर उस परंपरा को बंद कर दिया। तो ऐसा थोड़ा था कि ये लोग जाते थे तो केवल पर्यटक की तरह से मौज मस्ती करके चले आते थे। ये इनका भी लोगों के बीच से संवाद होता था। इन लोग अलग अलग लोगों से मिलते थे। सांसद वहां के विभिन्न दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात होती थी। जो मीडिया के लोग जाते थे उनकी स्थानीय लोगों से बात होती थी। समाज के विभिन्न समूहों से उनकी बात होती थी उस देश की। तो उस देश में भी हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में एक समझ पैदा होती थी, एक विमर्श पैदा होता था। अगर किसी तरह की कोई निर्मूल धारणा बन रही होती थी तो इससे ये चीजें साफ हो जाती थी। वो सब चीजें बंद हो गई। और विदेश यात्राओं से लौट के आने के बाद या विदेश यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री मीडिया के माध्यम से जो अपनी यात्राओं का उल्लेख करते थे वो बंद हो गया। सवाल है ना कि विदेश यात्राएं जब होती हैं तो विदेश यात्राएं घरेलू राजनीति के हितों को साधने के लिए नहीं होती है। देश राष्ट्र हित के लिए आप विदेशों की यात्रा करते हैं। और अब आपको यह बताना होता है कि इस यात्रा संबंधित यात्रा से क्या क्या चीजें हासिल हुई। तो प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं किया, कभी कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, कोई बयान नहीं आया। तो इस तरह की बयानबाजी से मेरा अपना मानना यह है कि आपके समर्थकों में तो उत्साह बन सकता है। परसेप्शन बनाने वाला जो कोई समूह अगर आपके साथ है तो इस तरह की धारणाओं को प्रचारित करने की कोशिश करेगा। लेकिन समाज का, देश का बहुसंख्यक समाज उसको, बड़ी तादाद में लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। देश के लोग आपके सभी गतिविधियों का मूल्यांकन करते हैं और उसी लिहाज से मूल्यांकन करते हैं जिस लिहाज से वो घटनाएं संचालित हो रही हैं, चल रही हैं। विदेश नीति के उपलब्धियों का मूल्यांकन लोग इसी आधार पर करेंगे कि भारत को हासिल क्या हुआ। बयान देने से लोग स्वीकार नहीं कर लेंगे। और आज देख रहे हैं कि जो बात कही जा रही थी कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, ये माहौल बनाया गया था। और जब वास्तव में दुनिया में डंका बजने के परीक्षण की स्थिति आई तो कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। एक जो जन समर्थन, जो विभिन्न देशों का समर्थन हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश के रूप में घेरने की जो हमारी कोशिशें रही हैं वो उतनी परवान नहीं चढ़ी जितनी चढ़नी चाहिए थी। सवाल इस बात का है कि विदेश नीति को विदेश नीति रहने दीजिए। और निश्चित रूप से सही बात है कि विदेश नीति केवल सरकारें नहीं संचालित कर सकती, सबका सहयोग अपेक्षित होता है उसमें। और अच्छी बातें होती है कि विदेश नीति के मामले पर कम से कम पक्ष और विपक्ष में कोई बहुत दूरी नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन जब सत्तारूढ़ दल पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर हमलावर रहेगा
तो निश्चित रूप से जो आज का विपक्ष है वो सरकार के ऊपर हमलावर होगा। आप क्या आज पिछली सरकारों ने इस देश के उपलब्धियों के पीछे उनका कोई योगदान नहीं है, ये कोई स्वीकार कर सकता है। लेकिन लगातार अगर आप हमलावर रहेंगे तो निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकारों के जो लोग सदस्य हैं, उस पार्टी के जो सदस्य हैं, वो सरकार पर हमलावर होंगे। विदेश नीति के मामले पर कम से कम इस तरह के बयानबाजी से बचने की जरूरत होती है। अगर आप नहीं बचेंगे, अगर आप एक इस मान्यता और परंपरा का उल्लंघन करेंगे तो वह निश्चित रूप से देश हित में नहीं होगा और सरकार के हित में भी नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तमाम तरह की जो मान्यताएं परंपराएं उसको निभाने की बहुत आवश्यकता है विदेश नीति के मसले पर, क्योंकि बड़ा अहम मसला है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में भारत की साख भी उस पर बनती है, क्योंकि किस तरह से हम अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह से हमारे देश में समन्वय वाली और संतुलन वाली हम अपनी नीति को अप्लाई करते हैं। तमाम तरह की चुनौतियां इस समय दिखाई देती है वर्तमान परिदृश्य के अंदर, क्योंकि जिस तरह से दुनिया विभाजित नजर आ रही है, विभिन्न गुटों के अंदर दुनिया बढ़ती नजर आ रही है, कोई किसी के पक्ष में खड़ा है, कोई किसी के पक्ष में खड़ा है, और भारत ने हमेशा एक संतुलन वाली स्थिति अपनी बनाए रखी थी। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर जिस तरह से आपने पूरे विषय को परिभाषित किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शक चर्चा जरूर पसंद आएगी, और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों पर समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे वैसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।